हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर पढ़ाकू पंडित चैनल। तो आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जिसके लिए हमने भी थोड़े एफर्ट्स डाले हैं कि अब हम क्या करेंगे, क्लास 10th के साइंस के और मैथ्स के सारे ही चैप्टर को वन शॉट के अंदर प्रिपेयर करके इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, जिससे कि आपके लिए ईजी हो जाए। आपको एक सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा और साथ ही क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में हम इसमें क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर तो स्टार्ट कर देते हैं, पर उनको चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब ही नहीं समझ आता। अगर आपको इस चैप्टर का मतलब समझना है तो उसके लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए। चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की या फिर केमिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जहां पर स्टेट में परिवर्तन आ जाए। जैसे कि आप देख भी रहे हो, यहाँ पे ये जो आइस है वो अब क्या हो गई, मेल्ट के होके वाटर बन गई। तो जहां पे स्टेट में परिवर्तन आए, स्टेट में चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट में चेंजेस आएगा। स्टेट का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था। अब अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, अगर कोई न्यू सब्सटेंस बन जाए, साथ ही ये चेंज होगा वो इरिवर्सिबल होगा। ये जो होगा फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। अब मन में डाउट है कि ये रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल क्या होता है। तो रिवर्सेबल का मतलब होता है कि ऐसे चेंजेस जिनको हम दोबारा से, मतलब जो अपनी पहली स्टेट में था उसको अगर हम वैसे ही स्टेट में बना दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, आपने बर्फ को बाहर निकाल दिया तो मेल्ट होके पानी बन गई, और अगर आप फिर से पानी को फ्रिज के अंदर रख दोगे तो क्या हो जाएगी, बर्फ दोबारा बन जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को बार बार चेंज कर पा रहे हैं और उसकी पहले वाली पोजीशन में हम लेके भी आ पा रहे हैं। पर अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर जो नेल है उस पे रस्टिंग लग गई है, ठीक है, तो आप उसको पहले वाली सिचुएशन में लाना ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने क्या किया, आपने वुड ली और इसको जला दिया, ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो एक बात बताओ कि आप दोबारा जो बर्न से ऐश बनी है, कोयला बना है, उसे दोबारा क्या वुड बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो ये वाले चेंजेस जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब यही है कि इनको दोबारा से हम पहले जैसे स्टेट में नहीं बना सकते। पर अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो उनको हम पहले वाली स्टेट में बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा डिफरेंस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शन भी यही है, फिजिकल चेंज आपने पढ़ा ना, केमिकल चेंज उस वही हमारे केमिकल रिएक्शन है, जहां पर कोई नया सब्सटेंस बन जाए, न्यू सब्सटेंस बन जाए, साथ ही जो न्यू सब्सटेंस है उसको हम इरिवर्सिबल है, उसको हम दोबारा पहले जैसे नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शंस होने के टाइम पर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्टेट में चेंज आ जाएगा, आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में चेंज हो सकती है, और लिक्विड से क्या हो सकती है, गैस में चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमें स्टेट के अंदर चेंज देखने को मिल जाता है। साथ के साथ हमें क्या दिखेगा, कलर में चेंज दिख जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप सिल्वर क्लोराइड को देखो, तो सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रख दोगे तो वो क्या होगा, वो हल्का ब्लैक हो जाएगा। या फिर आप मैग्नीशियम रिबन को जब जलाओगे तो जो उसकी ऐश होगी वो किस कलर की निकलेगी, व्हाइट कलर की ऐश निकलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कलर के अंदर भी चेंज आता है। तो यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो वहाँ पे हमें कलर के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है थर्ड हमारा क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। कई सारी गैस जो है वहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, गैसेस भी निकलती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ गैसेस। जैसे एग्जांपल के लिए आप लकड़ी ही जला रहे हो, तो वहाँ पे आप, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, गैसेस भी बहुत सारी निकलेंगी, और साथ के साथ टेम्परेचर भी चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा या कम भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए क्या है, चूना है, उसके अंदर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। इसीलिए उसको हम प्लास्टिक की बाल्टी में ना करके तसले में या फिर किसी लोहे की चीज में बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो हमें ये सारे चार चेंजेस देखने को मिल जाएंगे जो मैंने बताया आपको। स्टेट, कलर, इवैल्यूएशन ऑफ गैसेस निकल सकते हैं, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। अगर अब हम बात करें थोड़ा और कि केमिकल इक्वेशंस क्या है, हमने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिया। अब केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, आपने इक्वेशंस तो मैथ्स के अंदर भी पढ़ी होंगी। मैथ्स में भी देखा होगा कि x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 7। तो यहाँ पे आपने जैसे x प्लस में y इक्वल टू 7 मान लो, ठीक है, ये भी तो एक क्या है, इक्वेशन ही तो है मैथ्स की। तो सेम यहाँ पे भी क्या है, जब साइंस में इक्वेशंस यूज होते हैं तो उनको हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। पर ये इक्वेशन इन इक्वेशन से थोड़ी अलग होती है। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक बात बताओ, क्या मैं बार बार हाइड्रोजन को इतना बड़ा बड़ा हाइड्रोजन लिखूं?
नहीं भैया मेरे को तो अल्कस आ रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह H लिख सकती हूँ। ऐसे ही आपको पता होगा हम हीलियम की जगह He लिख सकते हैं, ठीक? अगर आपने 9th के अंदर वो टेबल याद करी होगी जो 18 तक थी, तो आपको बहुत सारे सिंबल्स याद भी होंगे, ठीक है? और कुछ याद भी नहीं होंगे तो वो याद हो जाएँगे आपको साथ के साथ यहाँ पे, ठीक है? तो केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, हम पूरा ना लिख के हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या, आपको पानी बनाना है, आपने क्या लिखा, H2 प्लस में O2 लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, H2O, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, आपने 2 चीज़ थी, इतना बड़ा-बड़ा हाइड्रोजन ना लिख के, इतना बड़ा-बड़ा ऑक्सीजन ना लिख के, आपने क्या कैसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन से हमें क्या समझ आता है कि जब, पर हाँ, एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? मैथ्स में देखो इक्वल टू आ रहा था, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरो का निशान आ रहा है, ऐसा क्यों है? है तो ये भी इक्वेशंस, पर इनमें इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, तो ध्यान देना, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हमारी गैसेस हैं। और ये क्या है हमारा? ये हमारा पानी है, मतलब ये लिक्विड है, ठीक है? तो एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएँगे? नहीं होंगे ना इक्वल, ये तो इससे इन दोनों को मिलाकर हमने ये बनाया है, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, ये बनाया है। तो आप इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं डाल के हम एरो का साइन डालते हैं कि इन दोनों को मिलाकर ये बना है, ठीक है? ये इक्वल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एरो का साइन आएगा। अगर आपको इतना क्लियर हुआ, तो अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में जब हमने लिखा, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? तो इधर वाली साइड को आप क्या बोलेंगे? तो जो साइड्स इधर होती है, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रही है इधर वाली साइड से, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो रिजल्ट आया हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए A प्लस बी पार्टिसिपेट करके ए बी बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो ए प्लस बी होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो रिजल्ट आया उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं इक्वेशंस के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एंड रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इससे है H प्लस में O2 क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है? अब आपने जैसे ही इक्वेशन देखा, आपने बोला दीदी यहाँ तो H एक है और यहाँ पे H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ O एक है, ये जो है ये थोड़ा बैलेंस नहीं लग रहा, मतलब हर जगह दोनों जगह सेम नहीं लग रहा, ठीक है? तो ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे दोनों चीजें सेम नहीं होती, या फिर अगर H जो एलिमेंट्स है वो सेम अमाउंट में नहीं है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशंस। हिंदी में तो इसका खतरनाक नाम है, कंकालीय समीकरण। तो स्केलेटन इक्वेशंस क्या होती है, ये मतलब कि बिल्कुल सर पैर इनके सेम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, या फिर आप इसको अनबैलेंस इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो अब ये अनबैलेंस्ड है, अच्छी नहीं लग रही, इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस कैसे करना है और क्यों करना है? पहली बात ऐसे ही रखते हैं ना, बैलेंस क्यों करना, तो भैया बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा बैलेंस, तो ध्यान दो, अगर आपको क्लास 9 का याद हो, चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था, नीदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉर मास कैन बी डिस्ट्रॉय, मतलब ना ही मास को आप बना सकते हो, ना ही इसका विनाश कर सकते हो। नीदर मास कैन बी created nor can be destroyed, कि ना ही आप मास को बना सकते हो और ना ही आप इसका विनाश कर सकते हो। तो अगर और ये बात किसने कही थी, तो लेविशियर नाम के भैया थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। अगर आप इस इक्वेशन में जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा H कितना है, 1 है, और यहाँ पे 2 हो गया, दैट मीन्स क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे O देखे तो O कितना है हमारा, यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तो हमारे लेविशियर भैया के बिल्कुल अपोजिट चला गया, और लेविशियर भैया ने क्या बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि नीदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉर मास कैन बी डिस्ट्रॉय। तो भैया आप ये गलती क्यों कर रहे हो, इसको बैलेंस करो, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। अब इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है ये बहुत जरूरी है, चलो करते हैं बैलेंस। क्या थी हमारी, H प्लस में O2 H2O बना रहा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अगर आपको जब भी बैलेंस करना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। अगर आपकी टेबल बन जाए, इस वाले बॉक्स में लिखना है रिएक्टेंट, वाले बॉक्स में लिखना है आपको प्रोडक्ट। तो एलिमेंट्स का मतलब जो जो आप एलिमेंट्स यूज करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने यूज करो वो आपको यहाँ लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हम कितने एलिमेंट्स यूज करें, एक हाइड्रोजन यूज करें, एक ऑक्सीजन यूज करें, तो यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन। यहाँ पे रिएक्टेंट मतलब क्या था, ये वाली साइड जो पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे रिएक्टेंट मतलब H कितना है, यहाँ पे H1 है तो H1 लिख दो, और O कितना है 2 तो 2 लिख दो। अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड जाए, इस वाली साइड जाए, तो यहाँ पे H कितना है 2 तो 2 लिख दो, और O कितना यहाँ पे सिंगल 1 है तो 1 लिख दो। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि हाँ ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे H हमारा कितना है 1 है और यहाँ पे 2 है, O हमारा यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें ये समझ आ गया कि हाँ ये बैलेंस तो नहीं हो रहा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या काम करना है, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसके आगे आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं। अब ये ब्रैकेट्स क्यों लगाने हैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं। अब ये ब्रैकेट्स लगाने क्यों है, ठीक है, तो ये देखो अगर ऐसे ही होता, ये ब्रैकेट्स ना लगाते तो आप क्या करते, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कम था तो आपने भी यहाँ पे 2 लगा देना था, ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे कर देते। पर भैया जब हमने ब्रैकेट लगा दिया, दैट मीन्स आपको जो चेंजेस लाने हैं आप यहाँ बाहर ला सकते हो, ठीक है, अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना। तो मतलब कि जो हमने ये बाहर अंदर चेंजेस किए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो जब भी ब्रैकेट्स लग गए, दैट मीन्स आपको जो भी चेंज करना है आप बाहर करोगे, आपको अंदर कुछ भी नहीं करना, ठीक है, अंदर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जो चेंज करना है, जो भी ऐड करना है, जो भी माइनस करना है, आप बाहर से करो, ठीक है, वैसे माइनस तो करना ही नहीं होता, ऐड ही करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे O कितना है हमारा 2 है इस साइड, और इस साइड क्या है 1 है, और H की बात करें यहाँ 2 है H, और यहाँ पे कितना है 1 है। तो अगर हम बात करें O की, यहाँ पे O कितना है 1 है, हम क्या करें इसको भी 2 कर देते हैं, लो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, पर यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, H भी तो हमारा 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे H हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब O तो हमने बैलेंस कर दिया, पर H हमारा और अनबैलेंस हो गया। ध्यान दो, अब यहाँ पे इस साइड कितने H है हमारे 1 H है, हमने क्या किया यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस साइड कितने थे एच हमारे 4 थे, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो अब कुछ नहीं करना, अगर आप ये बैलेंस कर चुके हो तो आपको ये जो इक्वेशन है उसको सही से नीचे लिख देना है। कैसे, विदाउट ब्रैकेट्स, ऐसे H4 प्लस में O2 एरो 2H2O। तो अब हमने ये वाला एग्जाम्पल किया, अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और क्लियरेंस हो जाए। तो Fe प्लस में H2O Fe3O4 प्लस में H2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही अगर ये इक्वेशंस दिखे हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स बनाना है। क्यों बनाना है ब्रैकेट, ताकि हम चेक भी कर ले कि ये बैलेंस्ड है भी या नहीं है। तो वैसे ये बैलेंस तो लग नहीं रहा, क्योंकि देखो Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे H हमारा 2 है, O हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा O 4 है, तो मतलब कि ये बैलेंस तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में इस साइड हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स, इस साइड हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और यहाँ पर प्रोडक्ट। अगर एलिमेंट्स देखें कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक भैया Fe है, Fe एक साथ है, Fe का मतलब होता है फेरस, दैट मीन्स आयरन, और H है और एक O है। अगर हम देखें Fe इस साइड रिएक्टेंट वाले साइड कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। H कितना है 2 है तो 2, और O कितना है 1 तो 1। अगर इधर प्रोडक्ट वाली साइड देखें तो प्रोडक्ट वाली साइड Fe कितना है 3, O कितना है 4, और H कितना है हमारा 2। तो मतलब कि यहाँ पे देख साफ ही दिख रहा है कि यहाँ पे बैलेंस तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था बैलेंस से पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं। ब्रैकेट्स क्यों लगा रहे हैं हम, ताकि जो भी आप चेंजेस लेके आओ, आप कहाँ लेके आओ, ब्रैकेट के बाहर लेके आओ, आपको अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आने, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि O हमारा यहाँ पे 4 है और इस साइड हमारा O कितना है 1 है, तो इसको भी बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्या करें हम बताओ, हाँ O को ही पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पे O कितना है 4 है, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी 4 बन गया। जैसे ही यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने 4 रख दिया, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो O 4 हो जाएगा, पर जब ये इससे भी तो करेगा तो H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मतलब हमने H को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो H कितना हो गया 8 हो गया। पर फिर कहोगे दीदी ये तो बेचारा पहले बैलेंस था, अब आपने इसको अनबैलेंस कर दिया। तो भैया एक को अगर हमें पाना है तो दूसरे को खोना तो पड़ेगा, तो हम इसको भी बैलेंस करते हैं, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने इधर भी 4 रख दिया, तो अब ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और देखो अब बैलेंस हो गया ना, हाँ भैया हो गया। Fe की बात करें, यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है सिंगल 1 ही है, तो हम क्या करेंगे इधर भी 3 रख दो ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। तो देखो अब बैलेंस हो गया, हाँ अब बैलेंस हो गया। F हमारा कितना हो गया 3 3 हो गया, H हमारा 8 8 हो गया, और O हमारा 4 4 हो गया। दैट मीन्स अब इक्वेशन बैलेंस है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को एक बार उठा के बिना ब्रैकेट्स के यहाँ पे सही से लिख देना है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप,
3Fe प्लस में 4H2O Fe3O4 प्लस में 4H2। तो अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। क्या, तो यहाँ पे हमारी बैलेंस है कि अभी मैं इसके और क्वेश्चंस ले लेंगे इसके और, ठीक है, मैं उस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी जहाँ पे आपकी इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लेके वहां पे करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अभी बस कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस, हमने जाना, केमिकल इक्वेशन हमें पता चला, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में पता चला। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम जाने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जब दो चीज कंबाइन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या, आपने क्या किया, कभी कई बार क्या होता है आपकी क्लासेस में देखा होगा आपने, बच्चे कम आए तो मैम क्या करती है, सेक्शन ए और सेक्शन बी को एक साथ बिठा देती हैं और क्या करती है, वहां पे एक नया सेक्शन बनाता है, मतलब जो सेक्शन क्या कहेगा, ए बी कहलाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी यही होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि आपने दो चीज थी अलग अलग थी, उनको मिला दिया और एक चीज बना दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, यहाँ पे सिंपल सा H2 लिया, 2H2 लिया, प्लस में O2 रखा और क्या बन गई, 2H2O हो गया। मतलब दो चीज मिलकर एक नई चीज बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। पर आपको यहाँ पे हर किसी में आप H2 का एग्जांपल लिखना सही नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का लिख सकते हो एग्जाम्पल। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम बताएं तो कार्बन है प्लस में ऑक्सीजन है, दोनों मिल गए तो क्या बन गया हमारा, CO2 बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल हो जाएगा कि जब दो चीज मिलती हैं तो एक नई चीज बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आया डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। डीकंपोजिशन रिएक्शन हम 5 मिनट बाद समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना 3 तरह के रिएक्शंस और है इसके अंदर, तो वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। तो पहले हम डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये इतनी जगह में आएगा भी नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बंदा एक साइड करके खुद आगे बैठ जाता है और पीछे जो कमजोर बंदा है उसे हटा देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राहुल। राहुल नाम के लड़के होते हैं, नाम से ही मुझे लगता है कि थोड़े लड़ाकू टाइप के होते हैं, ठीक है, तेज होते हैं, सॉरी। और यहाँ पे एक है, सीधा सा लड़का लेते हैं, बबलू नाम के लड़के, और एक लेते हैं अमित। ठीक है, ये दोनों भाई साथ बैठे थे। ठीक है, पर राहुल आया, राहुल लेट आया और उसने क्या देखा कि भाई अमित जो था वो राहुल का फ्रेंड था, और देखा बबलू बैठे साथ में, तो उसको पसंद नहीं आया। इसने क्या किया, इसको हटा के इसको बोला चल पीछे बैठ, ठीक है, और खुद जाके इसके साथ बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, जो बेचारा कमजोर था उसको साइड करके खुद बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मतलब कि क्या है कि एक बंदे को हमने साइड करके खुद बैठ गए उसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने साइड करके खुद बैठ गए उसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ तक तो ये समझ आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। अगर नहीं समझ आया तो हम थोड़ा बुकिश एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, जिंक और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब हमेशा यही नहीं होता कि भाई जो बहुत स्ट्रांग है, ये होता है ना कि दोस्ती भी नहीं बैठती, मतलब स्ट्रांग नहीं है पर हम बैठते उसके साथ तो आदत हो जाती है, तो हम कहेंगे भैया प्लीज साइड चले जाओ, प्यार से ही बोल के हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक लिया और कॉपर सल्फेट लिया। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया तो हमारा क्या होगा, जिंक सल्फेट एक साथ बैठ गए, बाकी कॉपर को यहाँ पे साइड कर दिया। मतलब कि पहले कौन बैठा था कॉपर के साथ, सल्फेट बैठा था, पर यहाँ पे जिंक आया, कह रहा भाई मेरे दोस्त सल्फेट के साथ कौन बैठा हुआ है, कॉपर बैठा है, तो यहाँ पे इसने कॉपर को हटा दिया और खुद जिंक क्या हो, इसके साथ बैठ गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक बंदे को साइड करके खुद एक बंदा बैठ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर ध्यान देना, यहाँ पे एक ही बंदा साइड हुआ है, दो बंदे साइड नहीं हुए। यहाँ पे एक अकेला बंदा आया और इस कमजोर बंदे को हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही समझ आया है, डबल मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक से ज्यादा बंदे जब साइड किए जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसका, यहाँ पे क्या होगा, दो, फिर से वही वाला एग्जांपल, राहुल था, राहुल और एक सूरज, दो बंदे थे वो साथ बैठे थे। ठीक है, और यहाँ पे बबलू और अमित साथ बैठे थे। राहुल की दोस्ती अमित के साथ थी और सूरज की दोस्ती क्या थी, बबलू के साथ थी। जब ये देखा तो इन्होंने क्या, और ये बैठे थे इस टाइम, ये दोनों साथ थे। तो जैसे ही मैम बाहर गई तो उन्होंने बोला भैया बहुत हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, अब हमें अपने दोस्तों के साथ बैठना है। तो ये गया, सूरज गया किसके साथ बैठ गया, बबलू के साथ बैठ गया।
सूरज और बबलू एक साथ बैठ गए और अमित और राहुल एक साथ बैठ गए, ठीक है? तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, 2 बंदे एक साथ हो गए ना, सेपरेट हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका अगर मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं इसका एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे तो यहाँ पे हमने क्या लिया, AgNO3 जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, और प्लस में इसके साथ हमने क्या लिया, NaCl। अब हमने क्या लिया, NaCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जब हमने इनका रिएक्शन करवाया तो हमने क्या देखा कि जो AgCl था, Ag और Cl ये दोनों दोस्त थे, तो AgCl एक साथ बैठ गया और प्लस में NaNO3 ये क्या हो गया, एक साथ बैठ गया, ठीक है? अब अब ये बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि किसको किसके साथ बिठाना है, ठीक है? और ये भी कन्फ्यूजन होती है कि किसको आगे पीछे करना है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही नहीं समझ आता हमें। क्लास 10th के अंदर ही आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जिसमें क्या बता रखा है कि कौन-सा मेटल सबसे हाईली रिएक्टेबल है और कौन-सा मॉडरेट है और कौन-सा लीस्ट रिएक्टेबल है। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टेबल मेटल्स कौन-से होते हैं, तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टेबल मेटल्स होते हैं। पर अगर हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम में हमारा ज़िंक आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, ये मीडियम रिएक्टिव होते हैं। और लास्ट वाले जो है हमारे, जैसे सिल्वर हो गया या फिर हमारा गोल्ड हो गया, ये तो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करते, इस वजह से हम इसको ईजिली कैरी भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो कंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और लास्ट हमारा होता है फोटोलाइटिक। सबसे पहले अगर हम थर्मल की बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम हीट दे के फिर क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब ही ये होता है कि जब 2 चीज़ों को हम सेपरेट कर देते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बन रही थी, पर यहाँ पे क्या होगा, 2 चीज़ ऑलरेडी मिली हुई हैं, उनको क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक। थर्मल की बात करें तो जहाँ पे हीट होगी, जहाँ पे हीट की हेल्प से हम किसी को अलग कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल। जैसे एग्जांपल के लिए क्या बचा, ए बी को हमने सेपरेट किया, ए प्लस में बी बन गया, पर किसके वजह से किया, हीट की वजह से किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल। सेम सेकंड आया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम 2 चीज़ों को अलग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या, ए बी को हमने अलग कर दिया और ए और प्लस में बी बन गया, पर वहाँ पे हम ऊपर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये क्यों हमने अलग किया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक। और एक लास्ट है हमारा फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की हेल्प से फिर हम इसे अलग करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक। जैसे एग्जांपल फिर से वही लेते हैं, ए बी को हमने अलग किया, ए प्लस में बी बन गया और यहाँ पे हम ऊपर क्या लिखेंगे, सनलाइट, ठीक है? अब क्या सब में हमें सेम एग्जांपल लेने हैं? नहीं, सब में अलग-अलग एग्जांपल हैं। जैसे अगर हम बात करें थर्मल की, तो थर्मल का एग्जांपल क्या है, Ca CO3, Ca मतलब होता है कैल्शियम और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो ये हमारा क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट रखी, तो क्या हो गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, प्लस में CO2 अलग हो गया। CO2 कौन सी गैस है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, डाइऑक्साइड। और CaO क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब भी हम CO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की हेल्प से सेपरेट करेंगे, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एक साइड हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक साइड हो जाएगी। तो ये हमारा थर्मल रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू हीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसे थर्मल बोलेंगे। दूसरा आया हमारा इलेक्ट्रिसिटी से जब अलग होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ईजी एग्जाम्पल है। आप पानी का एग्जाम्पल देखो, H2O है, उसको हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी से पास किया या इलेक्ट्रिसिटी से अलग करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, वहाँ पे 2H2 हमारा साइड हो गया, प्लस में O2 साइड हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला। अब एक लास्ट है सनलाइट वाला। सनलाइट वाला याद रखना, इसका एग्जाम्पल क्या है, 2AgCl। AgCl का मतलब क्या है यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सेपरेट किया, तो हमारा क्या बन गया, 2Ag प्लस में Cl2। तो जो भी है हमारा तो वो क्या है, 2Ag प्लस में Cl2, जो हमारा क्या बन गया,
सिल्वर प्लस में क्लोरीन, यहाँ पे सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। ये किसकी वजह से हुआ है? सनलाइट की वजह से। तो आपको ऊपर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये किसकी वजह से अलग हुआ है? सनलाइट की वजह से अलग हुआ है। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के डिकम्पोजिशन बताए, जहाँ पे हाँ, याद रखना, पर जो इसमें ना, इसमें कलर भी चेंज होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है बुक के अंदर, एक्सपेरिमेंट सॉरी, वो हम बताएँगे लास्ट में, सारे एक्सपेरिमेंट मैं उनको समझा दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे कलर भी चेंज होगा उसका, ठीक है? तो वो हम अभी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भैया रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े और बैलेंसिंग सीखी हमने। अब हम बात करते हैं कुछ और भी हमारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये जो मेन टाइप्स है, इनके अंदर हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, पर हम इसके भी क्या है, एक तरह का रिएक्शन ही है। अब आता है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो इसका नाम देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। क्या मैं इसको इन बोल सकती हूँ और क्या मैं इसको एग्जिट बोल सकती हूँ? तो ध्यान देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक्सो और एग्जिट थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है। सेम यहाँ पे एंडो और इन, आगे के ई एन और आगे का आई एन दोनों सेम लग रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जिट का मतलब क्या होता है? किसी को बाहर निकालना, और इन का मतलब क्या होता है? किसी को अंदर बुलाना। तो आप याद कर सकते हो, ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो या यूज हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब द रिएक्शन in which the reaction which occurs by the absorption of heat energy are called, सेम यहाँ पे क्या है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? जहां पर एनर्जी क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो, या फिर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए, इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो सन की लाइट लेते हैं और फिर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होगा, वहां पे एनर्जी क्या हो रही है? यूज हो रही है। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस किस में आएगा? हमारा एंडोथर्मिक में आएगा। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? 2HgO प्लस में हीट जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? 2Hg प्लस में O2। अब आधी जनता को तो यही नहीं पता होगा Hg किसका सिंबल है, तो Hg हमारा किसका? मरकरी का सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना? मरकरी ऑक्साइड प्लस में हीट अगर हम मिला रहे तो हमारा क्या हो जाएगा? मरकरी और ऑक्साइड जो है वो साइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर पहले एनर्जी यूज हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप फोटोसिंथेसिस का भी एग्जाम्पल डाल सकते हो। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है? 6CO2 प्लस में 6H2O, लाइट सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके हम C6H12O6 प्लस में 6O2। तो ये हमारा जो है, इसमें भी क्या और एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो द रिएक्शन which are accomplished by evaluation of heat are called exothermic reaction। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शन विच आर अकम्प्लाइज्ड बाय इवेल्युएशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि क्या है, यहाँ पे क्या होगा? हीट हमारी क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो जब हीट बाहर निकलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप बहुत सारी बर्निंग करते हो, किसकी? वुड की या फिर नेचुरल गैस की, तो वहां पे हीट जो है वो निकलती है बाहर, और जब जब हीट निकलेगी बाहर तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद करने का तरीका ये बताया कि अगर एग्जिट आ गया तो वो बाहर निकलेगी, और अगर इन आ गया तो वो अंदर एब्जॉर्ब होगी। तो सेम यहाँ पे एक्सोथर्मिक में आप एग्जांपल डाल सकते हो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अगर आप नेचुरल गैस को जलाओगे तो वहां पे हमारा क्या बनेगा? ये हीट बहुत सारी बाहर निकलेगी, और अगर हीट बहुत सारी बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? CH4 प्लस में 2O2
क्या बनाएगा, CO2 प्लस में 2H2O और हीट हमारी है वो बाहर निकल जाएगी। CO2 तो हमें पता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 2H2O भी पता है पानी होता है, हमारा वाटर होता है और ये भी पता है हमें ऑक्सीजन होती है। पर जो ये है, ये क्या है? तो अगर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर करा हो तो आपको पता होगा कि जब सिंगल कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं और यहाँ पे 4 बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग है सबके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है? मीथेन। तो मीथेन प्लस में अगर हम ऑक्सीजन करें तो हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O और बहुत सारी हीट जो है वो निकल जाएगी। पिछले साल पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो रेस्पिरेशन है वो किसका पार्ट है? वो एक्सोथर्मिक का पार्ट है या फिर एंडोथर्मिक पार्ट है? तो याद रखना जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन वो किसका पार्ट है? एक्सोथर्मिक का पार्ट है। तो जब भी एक्सोथर्मिक आए और पूछ ले कि रेस्पिरेशन किसका पार्ट है तो आपको लिखना है कि रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक का पार्ट है। और फोटोसिंथेसिस पूछ ले तो वो हमारा किस में आएगा? एंडोथर्मिक में। अब हम करते हैं क्या, एक और है इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, फिर हम रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन क्या होता है या फिर रिडक्शन क्या होता है, तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना किसी चीज को, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का कहीं कुछ बात आ रही है, ठीक है। नाम से ही समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन की बात आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे रिडक्शन मतलब रिड्यूस की बात आ रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन बोला है तो वहां पे मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है इस वाले केस में, तो यहाँ रिड्यूस में क्या होगा? रिडक्शन होगा, मतलब कि कम होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो घट भी रहा होगा। तो हाँ, अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन हमारी क्या होगी? घटेगी। और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन हमारी बढ़ेगी, मतलब उल्टा केस चलेगा। अब बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि किसको याद रखें, तो आप हाइड्रोजन को अगर इग्नोर भी कर दो ना, किसी याद ना भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये याद रखो कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होगी और रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। अगर इतना आपको याद है तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो वो लिखते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस या फिर और द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सब्सटेंस। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2Cu प्लस में O2 हमारा क्या बन गया? 2Cu2O। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई है? ऐड हो गई है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखे तो रिडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन is removed from a substance या फिर और the process in which hydrogen is added to a substance तो मतलब कि या तो हाइड्रोजन क्या होगी हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी या फिर हमारी ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल बोले तो क्या हो जाएगा? हमने क्या लिया? पोटेशियम क्लोरेट लिया। जब इसको हमने रिएक्ट कराया तो क्या हुआ? यहाँ पे हमारा पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और प्लस 3O2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब ये पोटेशियम क्लोराइड था उसको हमने रिएक्शन के बाद देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई? अलग हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन, ठीक है। अब ऐसा एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर दोनों एक साथ हो रहा है, रिडक्शन भी एक साथ हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी साथ हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? अगर मैं इसको बोलूँ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं?
रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? The reaction the reaction in which oxidation and reduction oxidation and reduction take place. The reaction in which oxidation and reduction take place are called रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस है। जब इन्होंने रिएक्शन किया तो हमारा क्या बना? Cu प्लस में H2O जो है वो साइड हो गई। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब हमारा ये था CuO, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले U के साथ O था पर अब नहीं है। अगर अब नहीं है दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हुई है ना, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। पर इस वाले केस में देखो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन पहले H के साथ थी नहीं पर अब आ गई, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन क्या होता है? द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and other chemical present in एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब ये होता है कि जब हमारा लोहा जो होता है उसके अंदर जब जंग लग जाता है, अब ये जंग कैसे लगेगा? जब हमारा आयरन किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ या फिर एयर के साथ। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया? कि इसमें रस्टिंग हो गया, जंग लग गया है। तो जंग लगने को ही हम इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं। तो अब आता है कि क्या जो कोरोजन है उससे बचाव क्या कर सकते हैं हम? तो अगर कोरोजन से आपको बचाव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंटेशन टेशन फ्रॉम फ्रॉम कोरोजन। अगर हम बात करें प्रिवेंटेशन हम क्या कर सकते हैं? मतलब हम क्या-क्या तरीके कर सकते हैं जिससे हमारा जो कोरोजन है वो ना हो? तो पहला क्या है? आप रेगुलर क्लीनिंग करो। आपने देखा होगा जो आप बर्तन रोज़ यूज़ करते हो और वो रोज़ अगर यूज़ में आ रहे हैं तो क्या होगा? वो साफ रहते हैं, मतलब उन पे रस्टिंग नहीं लगती, ठीक है? पर अगर वो कभी-कभी यूज़ करो तो उसपे रस्टिंग लग जाती है। तो अगर आप रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हो तो क्या होगा? वो चीज़ रस्ट से बची रहेगी। क्योंकि उसपे जो ऑक्सीजन की लेयर है, जो ऑक्सीजन की लेयर बन रही है, वो क्या हो जाएगी? रोज़ साफ हो जाएगी। दूसरा क्या तरीका है? आप क्या कर सकते हो? ग्रीसिंग कर सकते हो। अब ये ग्रीसिंग क्या होता है? ग्रीसिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा जब आपकी साइकिल है वो चलती नहीं है तो स्टैंड में हम क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं। तो ये ग्रीस क्यों लगाते हैं? ताकि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए और जो भी अगर जंग लगा हुआ है तो उससे वो प्रिवेंट करने का काम करती है। तो आप ग्रीसिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी क्या सिलाई की मशीन में लगातार तेल डालती रहती है। क्यों डालती हैं? वो ताकि उसमें जो रुकावट है या फिर जो भी जंग लगा हुआ है वो ठीक हो जाए, ठीक है? तो ऑयलिंग कर सकते हो आप। एक और क्या है? आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइज़ेशन का मतलब होता है इसे हिंदी में जस्तीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है आप ज़िंक की कोटिंग कर दो। अब ज़िंक की कोटिंग करने से क्या होगा जो आयरन पे रस्टिंग वाला चांसेस है वो क्या हो जाएँगे? कम हो जाएँगे। तो इसलिए गैल्वेनाइज़ेशन का मतलब क्या है कि आप क्या करो ज़िंक की कोटिंग कर दो जिसकी वज़ह से उसपे रस्टिंग या फिर उसपे कोरोजन होने की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये तरीके जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। अगर अब हम बात करें रेंसिडिटी की, तो रेंसिडिटी क्या होता है? रेनसिडिटी तो नाम से ही समझ आ रहा है रेनसिडिटी, यहाँ पे रेन की बात करी है, ठीक है? तो आपको याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ, ठीक है? रेनसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम तुम आपने देखा होगा कि जब आप चिप्स वगैरह लेके आते हो अगर पैकेट खुला रह गया या फिर अगर उसमें क्या है थोड़ी-सी भी ऑक्सीजन चली गई, तो वो जो पैकेट होते हैं वो क्या लगता है टेस्ट में थोड़े खराब लगते हैं, ठीक है? टेस्ट में उनका जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रेंसिडिटी, मतलब कि रेंसिडिटी का मतलब ये है कि जब हमारे जो भी खाने-पीने वाले चिप्स वगैरह हो गए उनके अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए, तो उसके बाद वो उसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है और वो बेकार लगता है। उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनिशन क्या हो जाएगी? द केमिकल decomposition of fats and
oils in food leading to unpleasant stale odors, taste एंड कलर। अगर उसमें से गंदी सी बदबू आ रही हो या फिर उसका टेस्ट अजीब लग रहा हो या फिर उसके कलर में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब कि क्या है, वहाँ पे रेनसिडिटी हुआ है। रेनसिडिटी का मतलब क्या, कि अब उसके अंदर क्या है, स्मेल, अब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुका है और वो खराब हो चुका है। तो जो अब हमारे कुरकुरे या चिप्स के पैकेट होते हैं, उसके अंदर कौन-सी गैस भरी होती है? तो उसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस क्यों होती है? ताकि जो हमारे चिप्स और कुरकुरे हैं, उनको फ्रेश रहे वो हमेशा, ठीक है? और वो उनको प्रिज़र्व करने का काम करती है नाइट्रोजन गैस। ये ऑक्सीडाइज़ेशन से बचाए रखे, तो इस वजह से हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके क्या डाउट है। साथ ही हम क्या करते हैं, इसके जो एक्सपेरिमेंट वाले जो टॉपिक्स रहते हैं, वो से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आप इसे देखते-देखते बोर ना हो जाओ। तो इसलिए यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसपे हम खाली एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे इस चैप्टर के, वो अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।